फैक्ट नंबर 1, क्या हमारा फ़ोन हमें सुन रहा है? जानिए सच्चाई, जी हाँ या नहीं। ये एक मिश्रित सच्चाई है। आपका फ़ोन में, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में माइक्रोफोन होता है जो वॉइस असिस्टेंट करता है। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उसमें गूगल असिस्टेंट दिया जाता है, हे गूगल मेरे लिए यूट्यूब खोलो, ऐसा बोलने से हो जाता है। लेकिन उनके लिए गूगल असिस्टेंट डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद उसको सेट करना पड़ता है। और आईफोन है तो उसमें सिरी रहता है, हे सिरी ये खोलो, हे सिरी कॉल करो, कुछ कर देता है, उसके लिए भी सेटिंग करना पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लगातार सुनता नहीं है। इसके बजाय फोन में वाक वर्ड्स जैसे ओके गूगल, हे सिरी का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि कुछ अध्ययनों ने रिपोर्ट से पता चला है कि फोन और एप्स बैकग्राउंड में वॉइस डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे काम करता है? एप्स जैसे फेसबुक, गूगल या अमेजन एलेक्सा माइक्रोफोन एक्सेस की परमिशन लेते हैं। ये बस ड्रॉपिंग नहीं है, बल्कि मेटा डेटा जैसे लोकेशन और सर्च हिस्ट्री से एड्स को टारगेट किया जाता है। अक्सर आपने फोन में देखे होंगे, यूट्यूब में आप जो सर्च करोगे उसका वीडियो बार बार आपको देखने को मिलता है। अगर आप सर्च करो या ना करो, उसके बाद आपको देखने को मिलता है। अगर फेसबुक में आप किसी भी जगह किसी चीज़ को अगर देखने के लिए कोशिश किया है, सर्च किया, तो उसको अगला दिन से आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। 2018 में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के अध्ययन में कुछ सबूत नहीं मिला, लेकिन 2024 में CMG एडटेक कंपनी की लीक रिपोर्ट से पता चला कि वॉइस डेटा से हाइपर टारगेट्स एड्स बनाए जाते हैं। कुछ पत्रकार जैसे कि BBC के जांच में भी कोई सबूत नहीं मिला। फोन हमारी बातें सुन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऐप्स होते हैं जिनको परमिशन अगर आप दे दिया जाता है और उसका बैकग्राउंड डाटा खा रहा है, तो समझ लेना उनका डाटा में आपका सारे वॉइस लोडेड हो रहा है। आमतौर पर हम लोग फोन में जब भी ऐप्स को ओपन करते हैं तो ऐप्स में अलाउ करके चले जाते हैं। कुछ चीजें में अलाउ नहीं करना चाहिए, जैसे कि माइक्रोफोन अलाउ नहीं रखना चाहिए और कैमरा भी। फैक्ट नंबर 2, क्या भूत सच में होते हैं? वैज्ञानिक का दृष्टिकोण कुछ गजब की नहीं। वैज्ञानिक का दृष्टिकोण से भूतों का कोई अस्तित्व तो नहीं है। सदियों से भूतों के दावा किए गए, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। भौतिकी जैसी जीव विज्ञान और मनोविज्ञान की जांच से पता चला कि भूत दर्शन यानी घोस्ट साइटिंग मानसिक पर्यावरणीय या धोखे के कारण होते हैं, न कि अलौकिक शक्तियों से। कोई सबूत नहीं मिला। भौतिक के अनुसार भूतों के लिए कोई लाइफ फोर्स या सोल एनर्जी मौजूद नहीं है जो मरने के बाद बाची। सदियों की जांच जैसे मनोवैज्ञानिक कहता है कि पेरेडोयल चेहरे को छायाओं में देखना, हेलुसिनेशन और इंफ्रासाउंड जैसे कि फ्रीक्वेंसी की ध्वनि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे कि भूतों के लिए ये मशीन माना जाता है कि कैच करता है। लेकिन यहाँ साइंस कह रहा है कि मस्तिष्क को प्रभाव कर हेलुसिनेशन पैदा कर सकते हैं, जैसे पुरानी इमारतों में मोल्ड या कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग भी घोस्ट लाइफ सिम्टम होते हैं। मुझे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो जरूर बताना। कोई वैज्ञानिक अध्ययन ये भी कह रहा है कि साइंटिफिक अमेरिकन या साइकोलॉजी टुडे भूतों को साबित नहीं करता है। वो कहते हैं कि भूत संस्कृति का विश्वास और मस्तिष्क की गलतियां है। और कुछ लोग कहते हैं भूत विश्वास है, लेकिन विज्ञान उन्हें अस्वीकार करता है। अगर कोई घोस्ट एनकाउंटर हो तो वैज्ञानिक जांच में जैसे EMF मीटर में समझेंगे। भाई साहब, इन लोगों को भूत के बारे में तो पता नहीं, लेकिन इन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई देख रहे तो जिसको पता नहीं कि भूत सच में नहीं होता, तो मुझे कांटेक्ट करना। मेरा गांव में एक बहुत बड़ा औजा है, उसका पास वो लेके जाएगा। कहाँ है देखना चाहोगे तो वो भी दिला देगा। उसके बाद क्या होगा मुझे मत बोलना। फैक्ट नंबर 3, क्या इंसान ने मेरीन ट्रेंच की गहराई में कदम रखा है? जी हाँ, इंसान ने मेरीना ट्रेंच की सबसे गहरा जगह चैलेंजर डीप लगभग 11 किलोमीटर गहरा में कदम रखा है। ये दुनिया का सबसे गहरी जगह है और अब तक 13 लोग वहां पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ 4 लोग क्रियोड सबमर्सिबल में नीचे गए हैं, बाकी अनमेड या रोबोटिक थे। पहला अभियान 1960 US नेवी के LT डॉन वाल्स और स्विस एक्सप्लोरर्स जैक्विस पिस्कार्ड ने ट्रेस्ट सबमर्सिबल चैलेंजर डीप में पहुंचे थे, गहराई 10,916 मीटर। दूसरा जेम्स कैमरॉन 2012। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने डीप सी चैलेंजर में सोलो डाइव की, गहराई 10,898 मीटर। वहां प्लास्टिक बैग भी मिला जो प्रदूषण का सबूत है। विक्टर वेस्कोवा 2019। अमेरिका के एक्सप्लोरर विक्टर वेस्कोवा ने लिमिटिंग फैक्टर में सबसे गहरा डाइव 10,927 मीटर किया
और प्लास्टिक कचरा पाया। चीनी अभियान 2020, चाइनीज सबमर्सिबल फेंडाओ जेही। यार चाइना का नाम बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि इंग्लिश में उच्चारण भी नहीं कर पाता और हिंदी में तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उन्होंने 10,909 मीटर पहुंचा था, लेकिन क्या क्रूर था? जी हाँ, ये क्रूर था। कुल लोग सिर्फ 4 लोग, वाल्स, पिकार्ड, कैमरॉन, वेस्कोवो, चिलेंडर डीप पहुंचे थे, लेकिन और भी एक्सपेंडिशन जैसे वेस्कोवो के साथ गेस्ट कुल 13 लोग पहुंचे थे। इसका दबाव इतना ज्यादा होती कि 1000 बार फैक्ट फोर क्या एलन मार्क्स ने बनाया स्पेस बस जो 28 बार उड़ चुकी है। जी हाँ, ये काफी हद तक सही है। एलन मार्क्स की कंपनी स्पेस एक्स ने विकसित किया है, जिसे अक्सर स्पेस बस या स्पेस टैक्सी कहा जाता है, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक ले जाती है और वापस लाती है। क्रू ड्रैगन एक रीयूजेबल कैप्सूल है जो फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च होती है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बनाई गई है और अब तक ये 500 से ज्यादा मिशन कार्गो और क्रू दोनों पर उड़ी है, जिसमें कार्गो ड्रैगन के 23 मिशन और क्रू ड्रैगन का विकास 2014 में नासा में स्पेस एक्स को $2.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। पहला अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, पहला डेमो मार्च 2019 में हुआ और पहला क्रूड फ्लाइट जैसे कि दूसरा डेमो 2020 में हुआ। एक कैप्सूल 4 से 7 एस्ट्रोनॉट्स ले जा सकती है और स्प्लैश डाउन समुद्र में लैंडिंग के साथ रियूजेबल है। 28 बार उड़ान का दावा। कोई स्पेसिफाई रेफरेंस नहीं मिली, लेकिन टोटल ड्रैगन फैमिली यानी क्रू प्लस कार्गो ने 50+ मिशन पूरी की है। कार्गो ड्रैगन ने 23 मिशन 2010 से 20 तक किए और क्रू ड्रैगन ने 2020 से 28 बार स्पेसिफाई कार्गो ड्रैगन मिशन को रेफर कर रहा है, तो ये संभव है, लेकिन क्रू ड्रैगन ने 2025 तक 15+ उड़ान भरी है। एलन मार्क्स ने इसे स्पेस बस कहा है क्योंकि ये ISS को रेगुलरली सर्विस करती है। स्पेस एक्स की ड्रैगन नासा के स्पेस सेटल के बाद पहली अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट है। एस्ट्रोनॉट को ISS ले जाती है और 2025 में एक्सियोम 4 मिशन में भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने ड्रैगन पर उड़ान भरी थी, लेकिन 2025 में ट्रम्प मास्क फेड के कारण ड्रैगन को डीकॉमिनेशन करने की धमकी दी गई, जो बाद में वापस ले ली गई। मतलब इंडियन को हमेशा जहां ऊंचाई में जाते हैं वही से अमेरिका का दिक्कत हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि भारत सरकार भाई, हाँ, मास्क ने स्पेस बस कहा है क्योंकि मल्टीप्लाई एग्जैक्ट 28 फ्लाइट की संख्या कार्गो ड्रैगन के मिशन से मैच कर सकती है। फैक्ट 5, जंगल का अजीब सच। लेमोर क्यों पसंद करता है मिलीपेड का जहर? एक बीजार है, लेकिन साइंटिफिकली फैसिनेटिंग फैक्ट है। मेडागास्कर के रेड फ्रंटेड लेमर, इसका विज्ञानसम्मत नाम है यूलेमर रूफिफ्रॉन्स, और ब्लैक लेमर टॉक्सिक मिलीपेड को च्यू करते हैं और उनके सिक्रेशन यानी जहर को अपने फर, टेल, जेनिटल्स और एनस पर रब करते हैं। ये व्यवहार सेल्फ मेडिकेशन का रूप है, लेकिन साइड इफेक्ट के रूप में उन्हें हाई डोज भी मिलता है। इन्हें इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। मिलीपेड साइनाइड जैसे टॉक्सिक सीक्रेट करते हैं जो प्रेडाटोर्स को रिप्लाई करते हैं। इनका मुख्य कारण है पैरासाइट से बचाव। लेमोर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जैसे ऑक्सीराइड नेमाटोडेस या पिनवर्म आम है, जो इचिंग, रेसेस और वेट लॉस पैदा करती है। रेनी सीजन में पैरासाइट्स बढ़ जाते हैं और मेलिपेड्स भी उभर आते हैं। लेमर मेलिपेड्स को च्यू करते हैं ताकि ऑरेंज सिक्रेशन बेंजोक्विनोज निकले, जो इंसेक्टिसाइडल और एंटीमाइक्रोबियल है। ये सिक्रेशन को फर पर रब करते हैं। मॉस्किटोस और पैरासाइट्स रिप्ले होते हैं और इनगेस्टिंग से इंटरनल पैरासाइट्स मर जाते हैं। हाई इंटॉक्सिकेटेड का साइड इफेक्ट, टॉक्सिन यानी साइनाइड ट्रेसेस से लेमर सेलिब्रेट करते हैं कि इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, जो यूफोरिक इफेक्ट देता है। ब्लैक लेमर इसे इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में भी यूज करते हैं। ये व्यवहार सेल्फ नोइटिंग कहलाता है, जो अन्य प्रीमेट्स में भी देखा गया। आमतौर पर एक काइंडली फॉरेस्ट मेडागास्कर में 2016 में ऑब्जर्व रेड फ्रंटेड लेमर रेनी सीजन में यानी बरसात मौसम में 6 से ज्यादा इंटेंसेस में ऐसा करते हैं। इन केस में वैज्ञानिक का क्या मत है? सेल्फ मेडिकेशन का एग्जाम्पल है, जहां एनिमल्स नेचुरल रेमेडीज यूज करते हैं। बेंजोक्विनोज मलेरिया या येलो फीवर रिप्ले कर सकते हैं, लेकिन हाई टॉक्सिक का इफेक्ट सेकेंडरी बहुत ज्यादा है। फैक्ट 6, 1930 की टेक्निक वाले रियल लाइफ बॉम्ब टेक जो आपको चौंका देगा। दावा है 1930 की एक्सपेरिमेंटल टैंक टेक्नोलॉजिकल को रिफर करता है, जहां बॉम्ब टैंक्स का मतलब अनमैन्ड, रिमोट कंट्रोल्ड या एक्सप्लोसिव लादन टैंक से जाना जाता है। जी हाँ, 1930 में कई देशों में
USSR। शायद आप लोगों को USSR का पूरा नाम नहीं पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे के बता देता हूँ कि रसिया का जो पूरा कंट्री था, पूरा देश था, उसका पहले USSR। इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और USA UK ने ऐसी प्रोटोटाइप बनाए जो WWII के लिए डिजाइन थी, लेकिन कभी मास प्रोडक्शन में नहीं आया। ये टैंक्स बॉम्ब या एक्सप्लोजिव कैरी करते रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती थी और एनिमी लाइन्स में भेजी जाती थी। सोवियत टेली टैंक्स 1930। USSR ने 1930 में टेली टैंक सीरीज TT-26 OT-130 बनाए जो रेडियो कंट्रोलर आर्मेड टैंक्स थी। ये DT मशीन गन, फ्लेम थ्रोवर्स, स्मोक कनिस्टर कंट्रोल टैंक से 500 से 1500 मीटर दूर से ऑपरेट होती थी। ठंडी का मौसम में 1939 से 40 में फिनलैंड के खिलाफ यूज हुई, लेकिन रिलायबिलिटी इशू से लिमिटेड सक्सेस मिला। II के ईस्टर्न फ्रंट पर भी 2 बैटेलियंस यूज हुए। ये बॉम्ब टैंक्स थी क्योंकि बॉम्ब ड्रॉप करके बंकर्स डिस्ट्रॉय करती थी। फिलहाल आज के लिए इतना इफेक्ट। कि आप लोगों को कुछ घंटा समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग घंटा समझ में नहीं आया, मुझे तो खुद नहीं पता है मैंने क्या बोला, लेकिन आप लोगों ने कुछ सुना, कमेंट में जरूर लिखना, वरना निकल जाना।